नमस्कार। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग की कह सकते हैं काफ़ी जटिल दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ऑप्शन वोलेटिलिटी एंड प्राइसिंग, उसके आधार पे मकसद ये है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, इनके बीच का फर्क समझें और देखें कि इनमें सबसे अहम क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ चीजें खरीदने या बेचने जैसा नहीं है। ये भविष्य की कीमतों, जोखिम और खास तौर पर समय के मूल्य से जुड़ा है। तो देखते हैं कि ये वित्तीय साधन असल में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से करें। स्रोत में वो किसान स्मिथ वाला उदाहरण था, है ना, कि वो भविष्य में अपनी जमीन एक तय कीमत पर बेचेगा। हाँ, वो एक अच्छा उदाहरण है। पैसा और डिलीवरी दोनों बाद में। ये कस्टम समझौता है, बस दो पार्टियों के बीच। सीधा साधा लगता है। हाँ, पर फ्यूचर्स इससे काफी अलग हैं। वो मानकीकृत होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड और एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। एक्सचेंज पर? हाँ, इसमें तुरंत पैसा नहीं देना होता, लेकिन दोनों पार्टियों को, खरीदार और विक्रेता, एक्सचेंज के पास कुछ मार्जिन रखना पड़ता है, एक गारंटी की तरह। गारंटी। और रोज कीमतों में जो उतार चढ़ाव होता है उसके हिसाब से एक के अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में जाता है। इसे वेरिएशन सेटलमेंट कहते हैं। रोज? अच्छा, डेली सेटलमेंट। हाँ, डेली। और एक्सचेंज का जो क्लियरिंग हाउस है वो बीच में गारंटी देता है, तो डिफॉल्ट का खतरा, कोई पार्टी मुकर जाए, वो बहुत कम हो जाता है। अच्छा, तो फ्यूचर्स में एक्सचेंज की वजह से ज्यादा सेफ्टी है। अब आते हैं ऑप्शंस पर। शायद ये सबसे ज्यादा चर्चित है। ये फॉरवर्ड या फ्यूचर्स जैसे तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन एक अधिकार है, कोई बाध्यता नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं है। अधिकार, बाध्यता नहीं। जैसे पुट ऑप्शन, इसे खरीदने वाला भविष्य में एक तय कीमत पर, जिसे एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं, कुछ बेचने का अधिकार खरीदता है, बेचने की मजबूरी नहीं। इंश्योरेंस जैसा। स्रोत में ये उदाहरण था। हाँ, बिल्कुल सही। इंश्योरेंस इसका बढ़िया उदाहरण है। आप प्रीमियम देते हैं और बदले में आपको अधिकार मिलता है कि अगर मान लीजिए घर जल गया तो उसे एक तय कीमत पर बेच सके। वो आपका अधिकार है। और कॉल ऑप्शन वो खरीदने का अधिकार देता है। एकदम सही, कॉल खरीदने का अधिकार देता है, और दोनों के लिए, कॉल हो या पुट, ऑप्शन खरीदने वाले को प्रीमियम देना होता है। और वो प्रीमियम विक्रेता रख लेता है, चाहे खरीदार अपना अधिकार इस्तेमाल करे या ना करे। हाँ, वो प्रीमियम सेलर का। और ये याद रखना जरूरी है कि हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है। राइट। उसके बाद वो अधिकार खत्म। राइट, एक्सपायरी डेट। ठीक है। अब ट्रेडिंग में ये लॉन्ग और शॉर्ट शब्द बहुत आते हैं। सीधा सा मतलब है, लॉन्ग मतलब खरीदना, शॉर्ट मतलब बेचना। हाँ, आमतौर पर तो यही मतलब है। स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग है, आपने स्टॉक खरीदा है, उम्मीद कर रहे हैं कीमत बढ़ेगी। शॉर्ट है, बेचा है, उम्मीद है गिरेगी। लेकिन ऑप्शंस में ये थोड़ा, कह सकती हूँ, पेचीदा हो जाता है। जैसे आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, यानी आपकी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन लॉन्ग है। हाँ। पर हो सकता है आप उम्मीद कर रहे हो कि अंडरलाइंग एसेट की कीमत गिरे। ऐसा भी हो सकता है कुछ स्ट्रैटेजीज में। अच्छा। हाँ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन, खरीदा बेचा, और आपकी मार्केट पोजीशन, बढ़ने घटने की उम्मीद में फर्क समझना बहुत जरूरी है ऑप्शंस में। ये एक अहम पॉइंट है। अच्छा, स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि ऑप्शन की कीमत तय करने में वॉलेटिलिटी वो सबसे जरूरी चीज है। ये वॉलेटिलिटी है क्या असल में? सिर्फ उतार चढ़ाव? उतार चढ़ाव तो है, पर उससे ज्यादा है। हाँ। ये मापता है कि कीमत कितनी तेजी से और कितना ज्यादा बदल सकती है। स्पीड और मैग्नीट्यूड दोनों। स्पीड और मैग्नीट्यूड, ओके। इसे अक्सर सालाना स्टैंडर्ड डेविएशन के तौर पर मापते हैं। और जो फेमस ब्लैक-स्कोल्स मॉडल है ऑप्शन प्राइसिंग का, उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण इनपुट है। असल में ये अनिश्चितता का माप है। और इसमें भी आपने कहा दो तरह की होती है, हिस्टोरिकल और इम्प्लाइड। हाँ, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी देखती है कि अतीत में, पिछले डेटा के हिसाब से कीमत कितनी अस्थिर रही है। पास्ट डेटा। हाँ, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वो है जो ऑप्शन की मौजूदा कीमत हमें बता रही है। बाजार भविष्य में कितनी अस्थिरता की उम्मीद कर रहा है, वो ऑप्शन की कीमत में झलकता है। ट्रेडर्स अक्सर इन दोनों की तुलना करते हैं। दिलचस्प है। अच्छा, स्रोत में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज का जिक्र था, वॉलेटिलिटी स्क्यू या स्माइल। ये क्या है? नाम बड़ा अजीब है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, थ्योरी जैसे ब्लैक-स्कोल्स मॉडल वो मानती है कि एक ही अंडरलाइंग एसेट और एक ही एक्सपायरी वाले सभी ऑप्शंस की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक जैसी होनी चाहिए, स्ट्राइक प्राइस चाहे जो भी हो। ओके, थ्योरी ये कहती है। पर असल बाजार में ऐसा नहीं होता। अक्सर देखा जाता है कि जो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस होते हैं,
यानी जिनकी स्ट्राइक प्राइस मौजूदा कीमत से काफी नीचे है। यानी गिरने के डर वाले ऑप्शंस। बिल्कुल। उनकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस, जिनकी स्ट्राइक प्राइस काफी ऊपर है, से ज्यादा होती हैं। जब आप इसे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो ये एक तिरछी लाइन या कभी-कभी मुस्कुराहट जैसा दिखता है, इसीलिए स्क्यू या स्माइल। तो ये स्माइल क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बाजार में गिरावट का डर, मतलब क्रैश का डर, बढ़ने की उम्मीद से ज्यादा है। लोग गिरावट से बचने के लिए ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार है। ये वो चीज है जो सिंपल मॉडल्स अक्सर पकड़ नहीं पाते। समझ गया। तो मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ ये अंदाजा लगाना नहीं है कि कीमत ऊपर जाएगी या नीचे, इसमें और भी बहुत सारे रिस्क हैं। वो ग्रीक लेटर्स वाले रिस्क, डेल्टा, गामा, ये क्या हैं संक्षेप में? हाँ, वो ग्रीक्स कहलाते हैं। ये ट्रेडर्स के लिए डैशबोर्ड इंडिकेटर्स जैसे हैं, रिस्क समझने के लिए। डेल्टा बताता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट की कीमत मान लीजिए 1 रुपया बदलती है तो ऑप्शन की कीमत कितना बदलेगी। ओके, सेंसिटिविटी टू प्राइस। हाँ, गामा बताता है कि डेल्टा खुद कितनी तेजी से बदलेगा जब अंडरलाइंग की कीमत बदलेगी। ये सेकेंड ऑर्डर रिस्क है। अच्छा। थीटा समय के साथ वैल्यू कम होने का माप है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, ऑप्शन की टाइम वैल्यू कम होती जाती है। तो थीटा बताता है कि हर दिन गुजरने पर वैल्यू कितनी कम होगी। टाइम डिके जिसे कहते हैं। बिल्कुल, टाइम डिके। ये ऑप्शन बेचने वाले का दोस्त है, खरीदने वाले का दुश्मन। और एक और महत्वपूर्ण है वेगा। ये बताता है कि अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में 1% का बदलाव आता है तो ऑप्शन की कीमत कितनी बदलेगी। बाप रे, इतने सारे फैक्टर्स, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। तो ट्रेडर्स इन सब जोखिमों को मैनेज कैसे करते हैं? सिर्फ उम्मीद पर रहते हैं? नहीं, वो हेजिंग करते हैं, मतलब जोखिम कम करने के उपाय। जैसे अगर किसी के पास बहुत सारे स्टॉक हैं तो वो उसके अगेंस्ट कवर्ड कॉल बेच सकता है। इससे थोड़ी इनकम होती है और अगर स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कुछ प्रोटेक्शन भी मिलता है। कवर्ड कॉल। या फिर वो स्प्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेड मतलब एक ही समय में कई ऑप्शंस खरीदना और बेचना। कई सारे एक साथ? हाँ, जैसे स्ट्रैडल। इसमें आप एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों खरीदते हैं। ये तब करते हैं जब लगता है कि बाजार में बड़ा मूव आने वाला है, पर किस दिशा में ये पक्का नहीं। अच्छा, दिशा नहीं पता पर मूव बड़ा होगा। हाँ, यह स्ट्रैंगल है, बटरफ्लाई स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, बहुत तरह के होते हैं। इनका मकसद होता है किसी खास ग्रीक रिस्क को कम करना या कभी-कभी सीधे वॉलेटिलिटी पर ही ट्रेड करना। तो मतलब निचोड़ ये निकलता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ दिशा का खेल तो बिल्कुल नहीं है। इसमें वॉलेटिलिटी को समझना, समय के असर को जानना और फिर ये डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा जैसे कई जोखिमों को मैनेज करना, ये सब शामिल है। बिल्कुल सही। और शायद सबसे दिलचस्प बात या सोचने वाली बात यह है, जैसा स्रोत में भी इशारा है, कि ये जो सैद्धांतिक मॉडल हैं जैसे ब्लैक-स्कोल्स, वो हमें एक फ्रेमवर्क तो देते हैं, लेकिन असल बाजार हमेशा ज्यादा जटिल, ज्यादा पेचीदा होता है। ये वॉलेटिलिटी स्क्यू या फिर बाजार में अचानक आने वाले बड़े क्रैश या स्पाइक्स ये दिखाते हैं कि मॉडल कहीं ना कहीं अधूरे हैं। तो क्या कोई मॉडल कभी बाजार की पूरी सच्चाई पकड़ पाएगा? यही तो बड़ा सवाल है। क्या कोई गणितीय मॉडल कभी इस इंसानी व्यवहार और अनिश्चितता से भरे बाजार को पूरी तरह समझ सकता है, या ये हमेशा हकीकत का एक अनुमान, एक नक्शा ही रहेगा? ये सोचने वाली बात है।